हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 1 अप्रैल और है फ्राइडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आज तारीख 1 अप्रैल है और नया महीना भी शुरू हो गया है। तो हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें पूरे महीने की क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, किस तरीके से हमें रिविज़न करने हैं, किस तरीके से हमें पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, करंट्स को टाइम देना है। उससे क्या होगा, हमारा सिलेबस कुछ निमटता हुआ दिखाई देगा और प्लानिंग करते हैं तो हमें उसको एग्जीक्यूट करने में भी मज़ा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है अभी, ये UNFP इसको रिलीज़ करता है। इसका जो टाइटल है द केस फॉर एन एक्शन इन द नेग्लेक्टिंग क्राइसिस ऑफ एन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। इसको हम आगे समझेंगे कि क्या होती है, एनालिसिस क्या है। UNFP इसको रिलीज़ करता है, इसको स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 को इसने रिलीज़ करा है। इसकी थीम क्या है, द केस फॉर एन एक्शन इन द निगलेक्टिंग क्राइसिस ऑफ द अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी क्या होती हैं, जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती हैं, वही क्या बोलते हैं उन्हें, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी उनको बोलते हैं। ये UNPF देख सकते हैं आप, ये फॉर्मली एक यूनाइटेड नेशन फंड है पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के लिए। ये इसको UN एजेंसी क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है। किस चीज़ पर, मैटरनल हेल्थ और वर्ल्ड वाइड पर। इसका हेड आपको नेथेलिया कैनम देखने को मिलेंगे। इसका हेड क्वार्टर आपको न्यूयॉर्क US में देखने को मिलेगा। ये फाउंड हुआ था 1969 में। इसका एब्रीविएशन है UNFPA। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन आपको देखने को मिलेगा। ये स्टेब्लिश हुई थी, एक ट्रस्ट फंड है जो 1967 में स्टेब्लिश हुई थी और फिर फोर्स में आई थी 1969 में। 1987 में इसको रीनेम किया गया था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसका ओरिजिनल एब्रीविएशन क्या है, UNFPA, जिसको बाद में यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ कर दिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरीके से अपने जो हमने 17 गोल्स को रख रखा है उनको कैसे अचीव कर सकें, उनको कैसे टैकल कर सकें। ये हेल्थ के गोल को देखता है सबसे पहले, SDG 3 को, और एजुकेशन को और जेंडर इक्वालिटी को। फंडिंग कौन करता है इसके, UNFPA एक नॉट सपोर्टेड मेंबर है UN बजट के द्वारा। इसको फंडिंग और बहुत सारी बॉडीज़ करती हैं, जैसे डोनर गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, फाउंडेशन एंड इंडिविजुअल। ये रिपोर्ट कौन सी प्रोड्यूस करता है, यानी कि कौन सी रिलीज़ करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसके 5 की फैक्टर्स हैं 2022 के, देख लेते हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो राइजिंग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, यानी कि अनइंटेंडिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अनइंटेंडेड का मतलब जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है उन्हें अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी बोलते हैं। बिटवीन 2015 से 2019 तक ये 1 to 1 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी ग्लोबली ईच ईयर बढ़ने को देखने को मिली है। दूसरा क्या है, लेक ऑफ सेफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कॉन्ट्रासेप्शन का सही से लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से 257 मिलियन वुमेंस इसमें प्रेगनेंसी में उनको अवॉइड नहीं कर पाई हैं। नॉट यूजिंग सेफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तीसरा क्या है, राइजिंग रेप रिलेटेड प्रेगनेंसी, यानी कि रेप से रिलेटेड प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिली है। क्वार्टर में बात करें तो वुमेन एबल हैं, वो मना कर सकती हैं सेक्स के लिए, लेकिन उनके साथ जब भी सेक्स किया जा रहा है। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ 53% लोअर देखने को मिला है वीमेंस के बीच में, जबकि उनके साथ क्या होता है, उनके जब पार्टनर उनके साथ वायलेशन करते हैं। रेप रिलेटेड प्रेगनेंसीज इक्वली आर मोर लाइकली टू ओकर देन प्रेगनेंसीज फ्रॉम इन कंसेंसुअल सेक्स, यानी कि जो कंसेंट के द्वारा सेक्स होता है उससे भी अलग ही देखने को मिलेगी। चौथा क्या है, राइजिंग अबॉर्शन, यानी कि अबॉर्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिला है। 60% ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी इनमें क्या करती हैं, इनमें प्रदान करती हैं कि 60% जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है वो अबॉर्शन की वजह से बढ़ी है। 30% ऑफ प्रेगनेंसी एंड इन अबॉर्शन। 45% ऑफ ऑल अबॉर्शंस परफॉर्म ग्लोबली आर अनसेफ, ये अनसेफ देखने को मिली है। अब इम्पैक्ट क्या हुआ है ह्यूमैनिटेरियन एमरजेंसीज का। गाइस आप सब जानते होंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, तो वहाँ से क्या हो रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं जो वहाँ से माइग्रेट हो रही हैं, उनके साथ भी सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है। कॉन्ट्रासेप्शन उनको यूज़ नहीं दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसीज में इंक्रीज देखने को मिला है। कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं 20% ऑफ रिफ्यूजीज और वीमेंस और गर्ल्स फेस कर रही हैं सेक्सुअल वायलेंस। इन द फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक में भी बहुत ज़्यादा कंट्रासेप्टिव सप्लाई नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से भी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी बढ़ने को देखने को मिलेंगे। अब इससे प्रॉब्लम क्या होंगी, जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हुई है उससे पहले सबसे प्रॉब्लम होगी, सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम होगी वो है हेल्थ रिस्क, यानी कि इससे हेल्थ रिस्क देखने को मिलेगा। हेल्थ रिस्क इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, दोनों का, मदर और बेबी का। फिर क्या होगा, फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन बोर्न एज एन रिजल्ट ऑफ एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में बी एन मोर लाइकली टू फेयर फॉर्स। स्कूल में उनके अचीवमेंट्स का, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का, उस पर चिल्ड्रन पर फ़र्क पड़ेगा।
तो नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिक्स मीडिया फोरम की, अभी बात चली है इसको लेकर, इसको देख लेते हैं। ब्रिक्स में आप जानते होंगे, ब्रिक्स में 5 कंट्री आपको देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप मैप में, आपको ये अमेरिका में साउथ अफ्रीका, ये ब्राज़ील देखने को मिलेगा, फिर पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा और रशिया आपको देखने को मिलेगा, फिर साउथ में आपको इंडिया देखने को मिलेगा और उसके ऊपर ही आपको चाइना देखने को मिलेगा। ब्रिक्स मीडिया फोरम को एस्टेब्लिश किया था 2015 में मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 5 मीडिया इसमें लगी थी। सबसे पहले इंडिया की है द हिंदू, जी जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, द हिंदू इंडिया एनालिसिस। ब्राज़ील का CMA ग्रुप है, रशिया का स्पुतनिक, चाइना का जिनजुआ एंड साउथ अफ्रीका का इंडिपेंडेंट मीडिया है। फोरम्स का एम है किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन बना सकें सब कंट्रीज़ के बीच में, एडवांस इनोवेशन कर सकें, मीडिया डेवलपमेंट कर सकें और गैदर स्ट्रॉन्गली मोमेंटम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकें, मोमेंटम बना सकें। ओरिजिन क्या है इसका, एक्रोनियम इसका क्या है ब्रिक्स का, आप जानते होंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा। ये फॉर्मुलेट हुआ था 2001 में बाय इकोनॉमिस्ट जिम ओलेन के द्वारा, ऑफ गोल्डमैन थे ये सचिन के। इस रिपोर्ट में बताया किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स टाइज, हिस्टोरिकल टाइज बना सकें किसके बीच में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के बीच में। पहले ब्रिक हुआ करता था, फिर क्या हुआ, फिर इसमें साउथ अफ्रीका को बुलाया गया किसमें, 2010 में, कि आप आ जाओ, और फिर इसके बाद ब्रिक्स बन गया। और इसको लेकर क्या है, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर 2006 में जुड़े थे सबसे जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फिर 2009 में भी इसकी समझ देखने को मिली थी। साउथ अफ्रीका सब्सिक्वेंटली अटेंड इन द थर्ड ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका ने क्या करा, अटेंड करा है, जो कि सानिया चाइना में हुई थी मार्च 2011 में। इसके की इनिशिएटिव्स क्या है, ये 6th ब्रिक्स समिट है जो फोर्टेजेला में होगी। फोर्टेजेला देख सकते हैं आप, ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। 2014 में जो हुई थी लास्ट इसकी, द लीडर्स साइन द एग्रीमेंट, लीडर्स ने एग्रीमेंट साइन किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में आपको देखने को मिलेगा। इसके इंपॉर्टेंस क्या है आप देख सकते हैं, इसमें बिग 5 नेशन देखने को मिलेंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सारे क्या हैं, बिग कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। इनकी इंपॉर्टेंस है 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये रिप्रेजेंट करते हैं, 30% ऑफ लैंड एरिया का रिप्रेजेंट करते हैं, 24% ऑफ ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, 16% इंटरनेशनल ट्रेड को। ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ये ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से नॉर्थ और साउथ को मिलाता है। द ग्रुपिंग हैज़ गॉन थ्रू ए रीजनेबल प्रोडक्टिव जर्नी, इट इज टू एंड सर्व एज एन ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी ब्रिक्स कंट्री का ये रहता है कि कॉमन सा एक ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से हम मॉनेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम्स और इंटरनेशनल ऑर्डर्स को किस तरीके से मेंटेन कर सकें। ये एंड हुआ था, ब्रिक्स कम्युनिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन G20 में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका देखने को मिलेगा। ये टैकल करता है टेररिज्म को। ब्रिक्स ऑल्सो प्रोवाइड्स एन प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू एन गवर्नाइज इज एफर्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है फेनेक फॉक्स, जिसको हम डेजर्ट फॉक्स भी बोलते हैं। करंट इशू क्या है इसको लेकर, डेजर्ट फॉक्स अभी क्या हुई है, स्पॉटेड हुई है किस चीज़ में, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, जिसके अंदर मेज स्किन एक डिसीज़ देखने को मिली है। इसको जानेंगे आगे, मेज स्किन डिसीज़ क्या होती है। तो अभी 2019 वर्ल्ड लाइफ सेंसस आया था राजस्थान का, जिसके अंदर 8331 फॉक्सेज यानी कि 8331 फॉक्सेज देखने को मिली है। इनका एनालिसिस देख लेते हैं। इसका कॉमन नाम है वाइट फोटेड फॉक्स, साइंटिफिक नेम है इसका, ये इंपॉर्टेंट है बहुत सारे पेपर्स में, यानी कि UPSC के प्रीलिम्स जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें भी साइंटिफिक नेम आ जाता है। वल्पस पोसिलिया इसका क्या है, साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिलेगा। डेजर्ट फॉक्स एक थर्ड सब स्पीसीज है रेड फॉक्स की, इंडिया में जो मिलती है। इसकी 2 अदर सब स्पीसीज हैं, सबसे पहले ये रेड फॉक्स, तिब्बतन रेड फॉक्स और कश्मीर रेड फॉक्स। इसकी वाइट टेल टिप आपको देखने को मिलेगी, यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई टेल देखने को मिलेगी आपकी, और मुँह इसका बाहर जैसे क्रोकोडाइल का होता है ऐसे देखने को मिलेगा। इसका हैबिटेशन क्या है, हैबिटेशन है ये ड्राई प्लेस में रहती है, बहुत ज़्यादा सूखा प्लेस में। वेस्टर्न जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है जैसे कि राजस्थान, और उससे वेस्टर्न पार्ट जो देखने को मिलेगा उससे नीचे गुजरात वगैरह, ये उसमें देखने को मिलती है। डेजर्ट फॉक्स को हम सेमी ड्राइड एरियाज में भी पा सकते हैं और डेंस में भी इसको पा सकते हैं। ये क्या खाती है, इसका छोटे छोटे इसके खाने हैं जैसे बेरियस प्लांट्स टू डेजर्ट्स, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्मॉल बर्ड्स, लीडर्स लाइक स्पिनी टेल्स, लीडर्स, स्पाइडर्स, ये सब क्या करती है, खाती है। थ्रेट क्या है इसको लेकर, यानी कि इसको लेकर नुकसान क्या है कि किस तरीके से इसके साथ ज़्यादती हो रही है। दे आर थ्रेटेंड बाय हैबिटेट लॉस, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस देखने को मिलेगा। इनके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैल रही है। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका, IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है, यानी कि अभी इसको लेकर ज़्यादा वो नहीं है कि इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा आपको प्रजाति अभी देखने को मिलेगी।
मेज डिसीज़ क्या है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मेज एक स्किन डिसीज़ है जो एनिमल में आती है माइट के द्वारा। इन्फेक्शन इस क्या है इसका, करेक्टरिस्टिक्स बाय द इन्फ्लेमेशन, ईचिंग्स हो जाती है, थिकनेस हो जाती है, स्किन एंड हेयर लॉस हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डॉगी में भी होती है कुछ इस तरीके से, हेयर लॉस हो जाते हैं, पूरा तक पूरा क्या हो जाता है, स्किन से हेयर लॉस ही देखने को मिलते हैं। मोस्ट सेवर फॉर्म ऑफ एन मेज इज कोज्ड बाय द वेराइटीज ऑफ माइट के द्वारा ये देखने को मिलती है। सम फॉर्म ऑफ द मेज इज नोन एज इन ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स में देखने को मिलती है, यानी कि डॉग्स वगैरह में देखने को मिलती है। मोस्ट फॉर्म मेज आर एंड ट्रीटेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा ये नुकसान देखने को मिलता है इसका। ये माइट के द्वारा भी हो जाती है, इंसानों में भी कुछ इस तरीके से माइट कीड़ा होता है उसके द्वारा भी ये इंसानों में भी देखने को मिलती है। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, यानी कि 4th आर्टिकल है, तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट अभी लेकर आए हैं। करंट इशू क्या है, तेजस क्या है, ट्रेनिंग फॉर एन एमिरेट्स जॉब्स स्किल, यानी कि किस तरीके से हम जॉब्स को और स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकें, इसको लेकर तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट चलाया गया है। ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम ट्रेन करेंगे हमारे ओवरसीज़ जो इंडियंस हैं, यानी कि जो बाहर रह रहे हैं इंडियंस, उसको उनको किस तरीके से ट्रेन किया जा सके। इसको लॉन्च किया गया था दुबई एक्सपो 2020 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से हम स्किलिंग कर सकें, सर्टिफिकेशन दे सकें ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ इंडिया को। ये क्रिएट करेगा पाथवेज टू, जिसके द्वारा हम इंडियन वर्क फोर्स को बाहर की मार्केट में स्किल्स के द्वारा उनको क्या कर सकें, उनके अचीवमेंट्स को उनको बहुत ज़्यादा रोशन दे सकें। रिक्वायरमेंट इन द यूएई, क्रिएटिंग इन 10,000 स्ट्रॉन्ग इंडियंस वर्कशॉप्स इन यूएन ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। इससे क्या होंगी, 10,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन वर्क फोर्स में यूएई में देखने को मिलेंगे। नीड क्या है इसकी, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यूथ आर द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडिया में यूथ आपको देखने को मिलेंगे इन द बोथ नेशन बिल्डिंग इन इमेज, जिससे हमारी इमेज बन सकती है। द फोकस इज स्किलिंग दिस पॉपुलेशन, प्रोवाइड द वर्ल्ड विद एन लार्ज स्किल्ड वर्क फोर्स फ्रॉम द इंडिंग, टेकिंग द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट में कम देखने को मिलेगा। अभी इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। 2020 में अभी ये हाईएस्ट पहुंच चुका था 7.9% इन दिसंबर 2021 में। किसकी वजह से, बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कोरोना वायरस में लॉकडाउन लग गया था, पैंडेमिक हो गया था, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जनवरी 2021 में जो आई थी। इसके अंदर बताया गया था कि जो हमारे स्किल्ड वर्कर हैं, अगर उनको काम पे लगाया गया तो ग्लोबल इकोनॉमी में USD 6.5 ट्रिलियन 2030 तक कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया की इकोनॉमी में वो 570 बिलियन USD डॉलर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल थ्रू अपस्प्रिंग एज इन could add 2.3 मिलियन जॉब्स बाय 2030, सेकंड ओनली टू US 2.37 मिलियन जॉब्स, यानी कि कुछ ही हम क्या हैं, US से कम है। हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अनस्किल्ड लेबर फोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 21.4% लेबर फोर्स हमारे पास देखने को मिलेगी, जिनको भी स्किल्स में बदलने की ज़रूरत है। तो आई होप गाइज आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।